सीबीएसई क्लास 10 साइंस और हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार बेसिक में समझते हैं और क्वेश्चंस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो हमें कुछ फेनोमेनन पढ़ने हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, और जो हमारी आई है ह्यूमन आई, इसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। बहुत ही डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये सब डिटेल्स के टॉपिक्स हैं। तो हम लोग बहुत ही बेसिक में देखेंगे और हमारा लक्ष्य क्या रहेगा, तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम लोग सीबीएसई के क्वेश्चंस पे फोकस करें, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 चैप्टर 10, तो 10.10 साइंस साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 10। जब ये वीडियो पूरी हो जाएगी तो इसके बाद मैं पीडीएफ में, यहाँ पर मेरे पास कुछ नोट्स हैं, उसको नोट्स एनसीईआरटी के नोट्स हैं, उन नोट्स को मैं बता दूंगा, है ना। लेकिन अभी जो यहाँ पर वाइट बोर्ड में हम लोग बहुत ही बेसिक में चीज़ों को समझेंगे। तो ये मेरे पास मेन एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, हमारी कोर्स बुक, इसको हमें अच्छे से देखना है। और ये मेरे पास कुछ नोट्स हैं और क्वेश्चंस हैं इसमें सीबीएसई के कुछ कुछ। तो यहाँ पर हम लोग के पास सबसे पहले है ह्यूमन आई। तो हमारी जो ह्यूमन आई है उसके बारे में हमें देखना है। तो इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस, रेटिना, ठीक है, सीलियरी मसल्स। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके बाद हमें इनका फंक्शंस देखना है। 2025 में कुछ क्वेश्चंस आए हैं इनके फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉर्निया है। तो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई होता है, और जब आईज में रिफ्रैक्शन होता है, मतलब जब लाइट आती है और जब रिफ्रैक्शन होता है, तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, वो होता है आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया पे। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया भी हुआ है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द सरफेस ऑफ। तो किसके सरफेस पे होता है, तो कॉर्निया के सरफेस पे ही ज्यादातर रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, तो आगे हमारे पास है आइरिस। अब आइरिस और प्यूपिल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आइरिस और प्यूपिल। तो अब जैसे यहाँ पर हम लोग जब आई बनाएंगे, यहाँ पर जो मैंने बनाई है एनसीईआरटी से, वो हमारा साइड व्यू है, ठीक है, आई का। लेकिन अगर हम लोग फ्रंट व्यू देखें, एकदम सामने से आई को देखें, तो हमारी आई सिंपल ऐसे होती है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर बीच में ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, ठीक है, और ये हमारा कलर्ड होता है हल्का हल्का। तो ये जो बीचों बीच का स्पॉट होता है ब्लैक रंग का, ये तो होता है प्यूपिल, और जो इसको ये सराउंड किया रहता है ये व्हाइट रंग का होता है, और ये जो सराउंड किया रहता है इसको बोलते हैं आइरिस। तो ये व्हाइट कलर का, उसके बीच में एक बड़ा सर्कल और उसके बीच में एक छोटा सर्कल ब्लैक रंग का। तो ये जो बीच वाला सर्कल होता है ये तो होता है आइरिस, और ये होता है प्यूपिल जो ब्लैक रंग का होता है जनरली, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ और इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होती है, आप देख भी सकते हैं कि जो लाइट एंटर करती है, ठीक है, जैसे अगर लाइट आ रही है तो एंटर करती है, तो कंट्रोल कौन करता है, कितना लाइट आएगी कितनी लाइट नहीं आएगी, आइरिस करता है या प्यूपिल करता है। तो एक्चुअली दोनों का इसमें रोल रहता है। आइरिस जो साइज ऑफ प्यूपिल है उसको कंट्रोल करता है, जिसके कारण लाइट का अमाउंट कंट्रोल होता है, और प्यूपिल से ही लाइट जा रही है तो हम कह सकते हैं प्यूपिल भी अपना साइज को कंट्रोल करता है, मतलब प्यूपिल के कारण ही लाइट अंदर जा रही है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कई जगह प्यूपिल भी लिखा रहता है। अगर हम लोग एनसीईआरटी में देखें तो रेगुलेट कौन करता है अमाउंट ऑफ लाइट, कि ज्यादा आना है कम आना है, ठीक है। तो प्यूपिल का साइज तो कंट्रोल करता है आइरिस, तो अमाउंट ऑफ लाइट भी आइरिस कंट्रोल करता है। या हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि प्यूपिल से ही लाइट जा रही है, ठीक है, तो प्यूपिल बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट, छोटा होगा तो कम लाइट, मतलब ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आंसर क्या लिखें, तो अगर ऑप्शन में दोनों है आइरिस और प्यूपिल तो वहां दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक हो तो वही आंसर होगा। 4 ऑप्शन में से बस आइरिस ऑप्शन हो, कंट्रोल लाइट कौन करता है, तो आइरिस आंसर होगा। 4 ऑप्शन में से प्यूपिल हो, आइरिस ना हो, और फिर क्वेश्चन हो कंट्रोल लाइट कौन करता है, तो प्यूपिल होगा। लेकिन जब दोनों ऑप्शन है, जो क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा चुका है,
कि द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट, सीबीएसई 2025 1 मार्क, इसी साल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर प्यूपिल है, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं रीड कर देता हूँ कि आइरिस इज अ डार्क मस्क्यूलर डायफ्रैगम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। तो प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है, लेकिन अगली लाइन में है द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल करता है। तो हम लोग प्यूपिल के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक। और एनसीईआरटी की मार्किंग स्कीम में भी, मतलब सीबीएसई 2025 की मार्किंग स्कीम में भी आंसर हमारे पास प्यूपिल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर और हमारे पास कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी है। तो अगला हमारे पास आता है क्रिस्टलाइन लेंस। तो क्रिस्टलाइन लेंस होता है एक लेंस जो प्यूपिल के पीछे होता है, मतलब आइरिस के पीछे होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ ऐसे करके, आई हम लोग को देखना है, और यहाँ पर हमारे पास ये क्रिस्टलाइन लेंस है, बाई फोकल मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो यहाँ से लाइट आती है, ठीक है। तो ये आउटर सरफेस एक कॉर्निया होता है, तो यहीं से रिफ्रैक्शन, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हो जाता है, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होके यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं रेटिना पे बनता है, यहाँ रेटिना होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है? तो ये होता है क्रिस्टलाइन लेंस, और इट रिफ्लेक्ट्स एंड फोकसेस द लाइट ऑन द रेटिना। रेटिना पे इमेज बननी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आगे जब डिफेक्ट्स देखेंगे, नियर पॉइंट, फार पॉइंट, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तभी, मतलब रिफ्लेक्ट करके जब लाइट आती है तभी हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। तो वो क्लियर देखने के लिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज रेटिना पर ही बननी चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर मान लें और यहाँ पर फोकस सब होंगे, तो इमेज, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है और इमेज भी कहीं भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो रेटिना पर ही बनेगा, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। इसको हम लोग और थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगला आता है रेटिना। तो रेटिना क्या होता है? तो ये हमारे पास रेटिना हो गया। उसके बाद और भी चीज़ें हैं। रेटिना स्क्रीन होती है जहाँ पर इमेज फॉर्म होता है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होता है, लेकिन हम लोग तो सीधा सीधा देखते हैं। तो क्या होता है, रेटिना से फिर ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं, फिर ब्रेन में मैसेज आता है, ब्रेन इंटरप्रेट करता है, और फिर हम लोग ऐसे देख पाते हैं, ब्रेन जो सिग्नल्स देते हैं। वरना जितने भी इमेजेस है वो उल्टे बनते हैं, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड बनते हैं रेटिना पे। फिर वहाँ से ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह होता है। आप एनसीईआरटी में इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर और भी है, जैसे एक्वस ह्यूमर है, विट्रियस ह्यूमर है, पर हम लोग को जो बेसिक देखना है वो ये सब पार्ट्स है, ठीक है। फिर रेटिना में कुछ सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, और वो ब्रेन के पास जाता है थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स, और फिर ब्रेन प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है, और फिर हम लोग ऐसे सीधा देख पाते हैं जैसा हम लोग देखते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आता है जो आता है सीलियरी मसल्स। स्पेलिंग में देखिएगा, एक एल है, सीलियरी। सीलियरी मसल्स क्या होता है? तो सीलियरी मसल्स क्या करता है, फोकल लेंथ को चेंज करता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं, उससे पहले देख लें और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन आया है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर लाइट रेज एंटरिंग द आई ऑकर्स एट, तो आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, ठीक है। लैंग्वेज बदल सकता है पर कॉर्निया रिलेटेड ही आंसर है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सीलियरी मसल से कुछ क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग समझ लेंगे फिर देखेंगे। और हमारे पास कोई क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन है, ठीक है। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट, तो रेटिना आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ना के बराबर आते हैं, पर कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, तो ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद सीलियरी मसल से क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग पिछले चैप्टर में जाएं तो वहां पर रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रे डायग्राम्स डायरेक्ट तो अब नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, पर अब क्या होता है, जैसे 5 मार्क्स में पहले क्वेश्चन दे दिया रहेगा, फिर उससे रिलेटेड रे डायग्राम, है ना। डायरेक्ट रे डायग्राम 2025 में पूछे गए, पर ऐसे क्वेश्चंस भी अब आ सकते हैं कि क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद एक रे डायग्राम आपको बनाना है। तो रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के, है ना। और बाकी कन्वेक्स
मिरर और कनकेव लेंस, इनका भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमारी आई में बाई कन्वेक्स लेंस होता है, तो हम लोग कन्वेक्स लेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले चैप्टर में जो देखा था, इसके पहले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और मान लेते हैं ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब इसका एक फोकल लेंथ होता था, फोकल लेंथ। अब आपको ध्यान होगा तो फोकल लेंथ हमारा फिक्स्ड होता था, फोकल लेंथ नहीं बदलता था। ठीक है, तीन चीजें हमारे पास होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक होता है इमेज डिस्टेंस और एक हमारे पास होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस अलग अलग होती थी जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग होता था। कभी इमेज डिस्टेंस दिया रहता था, ऑब्जेक्ट फाइंड करना था, कभी ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस दिया रहता था, फोकल लेंथ फाइंड करना था। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कोई दो दिया रहता था, एक फाइंड करना पड़ता था, लेकिन फोकल लेंथ हमारा फिक्स रहता था यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कभी यहाँ रहता था तो उसके हिसाब से इमेज बनेगा, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट ये रहेगा तो वो रहेगा। हमने उसमें भी देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे रहेगा तो कहीं और बनेगा, बिटवीन f1 एंड 2f1 रहेगा तो कहीं और बनेगा, बिटवीन f1 एंड o रहेगा तो और बनेगा। ठीक है, फिर डीएल इन्वर्टेड, वर्चुअल रे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखें, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है, O1 मान लेते हैं। ठीक है, O मान लेते हैं, O पे ऑब्जेक्ट पोजीशन है। फिर कभी ऑब्जेक्ट यहाँ रह सकता है तो हमारे पास O डैश हो गया। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट कभी यहाँ रह सकता है तो O डबल डैश पे रह सकता है। तो आप देख सकते हैं, अच्छा ये ऑप्टिकल सेंटर है तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट को O डैश ले लेते हैं, डबल डैश, ट्रिपल डैश, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर भी O है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस O डैश ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं अलग अलग दूरी पे, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे। तो जो इमेज होगा वो इमेज भी अलग अलग डिस्टेंस पे बनेगा, कहीं भी बने अलग अलग बनेगा। ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ हमारा सेम है ना। लेकिन यहाँ पर आई में हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन है, तीन ही चीज है, यू, वी और एफ, और हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। अब यहाँ पर अगर मैं आई बनाऊं, ठीक है, तो अगर ये मेरे पास आई है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए आई से मेरे पास 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर में एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं किताब है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, यहीं पर बनेगा। तो मुझे किताब बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ठीक है, किताब है ना। अब मान लेते हैं यही किताब थोड़ी दूर है, यहां पर है, मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर या 1 मीटर पर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल गया, फिर भी इसका इमेज यही बनना चाहिए, है ना, यहीं पर बनना चाहिए। ठीक है, तब मुझे वो किताब 1 मीटर पे भी ठीक ठाक दिखेगी। अब मान लेते हैं और दूर है, 4 मीटर पे है, 5 मीटर पे है, फिर भी इसका इमेज यही बनना चाहिए, रेटिना पर ही, तो मुझे वो क्लियर दिखेगी। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर क्या फिक्स है हमारा, यहाँ पर फोकल लेंथ फिक्स नहीं है, यहाँ पर हमारा वी फिक्स है। मैंने एक जनरल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके और टेक्निकल डिटेल्स हो सकते हैं, टेक्निकल चीजें हो सकती है, पर अभी बेसिक चीज में, ताकि हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझ पाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आए हुए 2025 में और पहले भी आए हुए हैं डिफेक्ट्स में ये इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स के बारे में समझने के लिए। तो हमारी इमेज यही बननी चाहिए फॉर क्लियर विजन, अगर हम क्लियर उसको देखना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर के लिए अगर पहले बन जाए या दूर में बन जाए तो डिफेक्ट आ जाता है, जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मेरा वी फिक्स है और फोकल लेंथ इसकी होगी एफ, पर यू तो बदल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग यू के लिए मान लेते U1, U2, U3। ठीक है, उसके लिए अगर वी मुझे रेटिना पर ही चाहिए तो फोकल लेंथ को बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर फोकल लेंथ भी फिक्स है, वी भी फिक्स है, तो यू भी फिक्स ही रहेगा। ठीक है, यू बदल नहीं सकता है। अगर यू बदल रहा है और v को फिक्स रखना है तो किसी और को भी बदलना होगा, ताकि ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर सके और v हमारा सेम रहे। ठीक है, जैसे आप फोकल लेंथ सेम था, क्योंकि अगर u बदल रहा था तो उसके अनुसार ही v भी बदल रहा था, तो फोकल लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। पर अगर f और v दोनों को इस बार हमने सेम कर दिया तो u अगर बदलेगा तो फिर इमेज यहां नहीं बन पाएगी, क्योंकि v फिक्स है, f भी फिक्स है। अगर हमको इमेज यही बनानी है, v पर ही बनानी है, तो u के साथ साथ f को भी बदलना पड़ेगा, ताकि दोनों इस तरह से बदले कि हर बार इमेज
यही बने रेटिना पर ही, फिक्स्ड पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए एफ बदलता है। अब एफ कैसे बदलता है, तो एफ होता है कर्वेचर। कर्वेचर मतलब ये वाला, ठीक है। जैसे ये एक स्फीयर, तो इसका यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर यहाँ है, या फिर यहाँ पर सेंटर है, ठीक है। एक जगह सेंटर मान लेते हैं, यहाँ सेंटर है, और ये वाला स्फेरिकल है, तो ये दूसरा हो गया, तो ये ऐसे बना होगा, तो इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर है। तो ऐसे होता है फोकल लेंथ, सेंटर और सेंटर का आधा फोकल लेंथ, ठीक है। तो अगर इसको बदलना है तो इसका शेप, कर्वेचर, ये जो कर्वेचर है उसको बदलना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक कन्वेक्स लेंस बनाता हूँ, एक ऐसे बनाया मैंने, ठीक है। तो इसका सेंटर कहाँ होगा, तो एक सर्कल का पार्ट होगा, स्फीयर का बोल सकते हैं 3D, तो यहाँ कहीं सेंटर होगा। तो एक फिर ऐसे बनाया, तो ये इसका पार्ट होगा, तो यहाँ कहीं सेंटर होगा, ठीक है। अब मुझे डिक्रीज या इंक्रीज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका शेप चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने इसका शेप थोड़ा और ऐसे कर दिया, ऐसे, ठीक है, इसको और थोड़ा ऐसे दबा सा दिया, छोटा हो गया, पहले ऐसा था, तो अब इसका जो सेंटर होगा वो अलग हो जाएगा, तो इसका फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा। अब अगर मैंने इसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया है ना, थोड़ा रिलैक्स ऐसे बड़ा कर दिया, तो इसका जो सेंटर है वो भी दूर चला जाएगा, क्योंकि बड़ा सर्कल बनेगा। तो ये कर्वेचर को अगर हम लोग बदल दें तो फोकल लेंथ बदल सकता है, और फोकल लेंथ बदलने से, यू बदलने से वी हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो वही काम होता है हमारी आंख में। तो ये जो हमारे पास अभी हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इसका कर्वेचर बदल जाएगा। जैसे अभी ये थोड़ा रिलैक्स जैसा लग रहा है, तो ये थोड़ा सा अगर ऐसे हो गया, तो इसका फोकल लेंथ बदल गया। या फिर ये थोड़ा और रिलैक्स हो गया, थोड़ा और थिन सा हो गया ऐसे, तो फिर इसका फोकल लेंथ बदल गया। तो इसका फोकल लेंथ इस तरह से बदलता है ताकि हर बार इमेज यही बने, ठीक है। तो ये बदलने का काम कौन करता है, कौन हेल्प करता है, तो हेल्प करते हैं सीलियरी मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंस है उसके यहाँ पर सीलियरी मसल्स होते हैं, आप डायग्राम देख सकते हैं। ये मसल्स मदद करते हैं, ठीक है। हम लोग खुद भी देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे इसका इमेज है, तो अगर मैं इसको सामने रखूंगा तो थोड़ा यहाँ जोर पड़ेगा, दूर रखूंगा तो आंख थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है, और सामने रखूंगा तो यहाँ जोर पड़ेगा। तो ऐसे क्या होता है, फोकल लेंथ अपने आप बदलता रहता है। ये इतना नेचुरल होता है कि हमें समझ नहीं आता है। जब बहुत ज्यादा ही हम लोग ऐसे करते हैं और देखते हैं, तब पता चलता है कि हाँ स्ट्रेन हो रहा है, अब मैं रिलैक्स है, तो आंख फोकल लेंथ अपना बदलती रहती है सीलियरी मसल्स के कारण, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ बदलती है, इसलिए यू डिफरेंट होने पर भी इमेज हमेशा रेटिना पर बनता है, ठीक है। तो हमने ये समझा, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर ही बनती है। फोकल लेंथ चेंज होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए फोकल लेंथ बदलना जरूरी है, तभी आपका वी हमेशा सेम होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सीलियरी मसल कभी रिलैक्स होता है और कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है। रिलैक्स मतलब ऐसे रिलैक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो जब वो रिलैक्स होता है तो लेंस थिन होता है, ये सब कुछ कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। जब वो रिलैक्स होता है वो थिन होता है, और उसका फोकल लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो दूर की चीजें देखने के लिए उसको रिलैक्स होना जरूरी है, वो रिलैक्स होता है। जब पास की चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप देख सकते हैं सर्कल है, फोकल लेंथ इसका कम होगा, इसका सर्कल बड़ा बनेगा, तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब स्फीयर है ये। तो यहाँ पर फोकल लेंथ डिक्रीज करता है, और ये लेंस थिक होता है, थिन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग सामने की चीज आसानी से देख सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास हुआ। इस कॉन्सेप्ट के बाद है ना, बहुत ही ब्रीफ में मैंने थोड़ा सा, मतलब बहुत ही ब्रीफ में हम लोग देख रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग अब देखते हैं नॉर्मल आई के बारे में। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं नॉर्मल आई, मतलब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल आई। तो सबसे पहले एक हम लोग सिंपल आई बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारी नॉर्मल आई है, और एक आई हम लोग और बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस,
और यहाँ पर भी हमारे पास लेंस है। अब फिर से हम लोग वही कॉन्सेप्ट थोड़ा देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ है तो भी यहाँ इमेज बनेगा, यहाँ है तो भी इमेज बनेगा, यहाँ है तो भी इमेज बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखना है, क्लियर, हमें क्लियर देखना है, धुंधला नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है, तो इसको मैं बहुत ज्यादा इधर लाऊंगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, समझ नहीं आ रहा है क्या है, ओ या फिर कुछ कुछ हम लोग लेटर्स देख सकते हैं, पर बहुत ज्यादा आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा। तो वो मिनिमम डिस्टेंस कितना है जिस पर आंखों को स्ट्रेन ना पड़े। ठीक है, हो सकता है स्ट्रेन बहुत ज्यादा देने के बाद आप कुछ कुछ लेटर्स पढ़ लें, पर वैसे नहीं, बिना स्ट्रेन के आप क्लियरली कितना दूर तक अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पाया गया कि एक नॉर्मल आंख बिना स्ट्रेन के क्लियरली 25 सेंटीमीटर पे देख सकती है। तो 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर लगभग बिना स्ट्रेन के हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे एक नॉर्मल आई अच्छे से बिना स्ट्रेन के चीजों को देख सकती है। ठीक है, उसके आप आगे जाइएगा तो आप देख पाइएगा, ऐसे नहीं देख नहीं पाइएगा, पर आपका स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। ठीक है, बहुत आपको जोर लगाना पड़ेगा। तो हम लोग बिना स्ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली और डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, विदाउट स्ट्रेन इज नोन एज नियर पॉइंट, या इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो उसका लीस्ट डिस्टेंस कौन सा है जब हम अलग अलग विजन या अच्छे से अलग अलग देख सकते हैं, तो वो लीस्ट डिस्टेंस हमारे पास है 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई। यहाँ पर नॉर्मल आई इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आई डिफेक्ट हो जाती है उसके लिए नियर पॉइंट फिर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब फार पॉइंट, कितनी दूर की चीजें तक को हम लोग क्लियर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो फारदेस्ट पॉइंट होता है जिसमें हम लोग आराम से चीजों को देख सकते हैं, फार पॉइंट, वो फार पॉइंट माना जाता है इंफिनिटी नॉर्मल आई के लिए। तो एक नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है, वो नियर पॉइंट हमारे पास होता है 25 सेंटीमीटर, और जो फार पॉइंट होता है, फारदेस्ट पॉइंट होता है, वो पॉइंट हमारे पास होता है इंफिनिटी। ठीक है, the farthest point or the maximum distance at which objects can be seen distinctly is called far point, क्योंकि वहां पर स्ट्रेन होता नहीं है हमारा। फार पॉइंट पे आराम से हम लोग का जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो थिन होता है, फोकल लेंथ बड़ा होता है, तो आराम से हम लोग देख सकते हैं। तो फारदेस्ट पॉइंट या फार पॉइंट हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी। ये क्या होता है, नॉर्मल आई के लिए, है ना। तो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे है, तो उसका इमेज कैसे बनेगा, तो ओ लेकर ही चलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे ऑप्टिकल सेंटर वगैरह। तो मान लेते हैं यहाँ से लाइट आया, रिफ्लेक्ट किया, तो रेटिना पर ही बनना है फॉर डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, एक यहाँ से ले लेते हैं और एक नीचे से ले लेते हैं। वैसे 2 रे ही काफ़ी होता है, पर 3 हम लोग ले सकते हैं। रे डायग्राम में हमने 2 से ही किया था। ठीक है, और फार पॉइंट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से डॉट डॉट से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो ये आ रहा है और यहाँ रेटिना पर ही बनेगा, कहीं भी हो रेटिना पर ही बनेगा डिस्टिंक्ट विजन के लिए। फिर एक यहाँ से आ रहा है, आप इसको अच्छे से स्केल से देख सकते हैं, यहाँ मैं से रफ में बना रहा हूँ। तो ये हमारा फार पॉइंट है फॉर अ नॉर्मल आई इन्फिनिटी, एंड नियर पॉइंट फॉर अ नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज, लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है यंग अडल्ट के लिए, 25 सेंटीमीटर। एक और चीज आप देख सकते हैं, एकोमोडेशन क्या होता है। एकोमोडेशन होता है द एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस अलग अलग रहते हैं, पर यहाँ बनाना है हम लोग को इमेज, तो फोकल लेंथ चेंज करने की जो एबिलिटी होती है आई की, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन या पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास है व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। तो फार पॉइंट इन्फिनिटी और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। उसके बाद 2025 का क्वेश्चन है 1 मार्क का, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच कैन मॉडिफाई द कर्वेचर। कर्वेचर को कौन मॉडिफाई कर सकता है, सिलियरी मसल्स कर सकता है फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए।
उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो जो आई लेंस होता है ह्यूमन आई का, उसका कर्वेचर क्या होता है, फिक्स्ड होता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, या इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है एज द केस मे बी। सो इट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एज द केस मे बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट दूर है या पास है, यहीं पर बनाने के लिए इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है जैसी आवश्यकता हो। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन व्हेन सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आई लेंस बिकम थिन। 2025 का क्वेश्चन है 1 मार्क का। तो दिया हुआ है कि जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा जो आई लेंस है वो थिन होता है, तो गलत है। आई लेंस थिक हो जाता है, तो असर्शन तो गलत है। सिलियरी मसल्स कंट्रोल द पावर ऑफ द आई लेंस, बिल्कुल सही है, क्योंकि फोकल लेंथ का इनवर्स होता है पावर। ठीक है, और फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है, हम कह सकते हैं पावर को भी ये कंट्रोल करता है। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। देखिए इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ आई, उसके बारे में क्वेश्चंस 1 मार्क के पूछे जाते हैं। डेफिनेशंस वगैरह फंक्शंस वगैरह अभी पूछे नहीं गए हैं, पर आप ध्यान रखिएगा। पर 2025 में जनरली जो क्वेश्चंस आए वो मल्टीपल चॉइस या असर्शन रीजन टाइप आए हैं। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा होता है वो होता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिसमें मायोपिया, हाइपोमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया के बारे में पढ़ना है। उसमें मेन हमारे पास मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया है। उसके बाद हमें ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। ग्लास स्लैब के बारे में हमें पिछले चैप्टर में पढ़ना था। उसके बाद हमें रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, जो कॉमन फेनोमेनन होता है लाइट का डिस्पर्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड, ब्लू, वायलेट, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए 2025 में। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, स्काई इज ब्लू, ऐसे करके ये कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब आता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, तो जो डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं वो हमारे पास 3 होते हैं, एक मायोपिया, एक हाइपोमेट्रोपिया और एक प्रेसबायोपिया। अब मायोपिया जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है, अब इसको नियर साइटेडनेस क्यों बोलते हैं, तो नियर मतलब पास और साइट मतलब देखना। तो जिस इंसान को मायोपिया है वो सामने की चीज तो अच्छे से देख लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है, लेकिन वो दूर की चीज अच्छे से नहीं देख पाता है। ठीक है, नॉर्मल आई से कंपेयर करें तो जो सामने की चीज है मतलब 25 सेंटीमीटर पे वो आराम से देख लेगा। ठीक है, लेकिन जो फार की चीजें, दूर की चीजें हैं, वो दूर की चीजें नहीं देख पाएगा। मतलब अगर इन्फिनिटी से देखे तो इन्फिनिटी से कोई रेज आ रही हो या बहुत दूर से कोई रेज आ रही हो तो वो वहां तक नहीं देख पाएगा। तो उसके लिए फार पॉइंट कुछ मीटर तक ही होता है, वो उस मीटर से आगे और नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मायोपिया। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया में, और इनमें किसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, किसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। ठीक है, और करेक्टिव लेंस क्या होते हैं, फिर क्यों ऐसा होता है, तो आई बॉल जो लॉन्ग हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं मायोपिया, जिसको हम लोग नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, क्योंकि सामने की चीजें दिख जाती है इसमें। नियर साइटेडनेस, तो पर्सन विद मायोपिया, तो जिस इंसान को मायोपिया है उसको सामने के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिख जाते हैं पर दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते हैं। ठीक है, वो कुछ मीटर्स तक ही ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मायोपिया में होता क्या है। तो अभी हमने देखा था नॉर्मल आई के लिए, अब हम लोग एक बार मायोपिया के लिए देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये आई बॉल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि तीनों हम लोग 3 डायग्राम है, तीनों को हम लोग देख लेंगे। ड्राइंग पे भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप बोर्ड में बनाइएगा तो अच्छे से उसको बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास 3 आई बॉल है। मान लेते हैं साइज हमारे पास थोड़ा छोटा बन गया, थोड़ा सा इसको हम लोग ओके ओके आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 आई बॉल है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास कि जो मायोपिक आई है, ठीक है, मतलब ये मायोपिया है, मान लेते हैं इस आंख में मायोपिया है। तो सामने की चीज अगर होती 25 सेंटीमीटर पे तो आराम से रेटिना पे बन जाता। पर जो दूर से आते हैं लाइट, मतलब हम फारदेस्ट पॉइंट, मतलब अगर हम इंफिनिटी देखें तो वहां पर जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन पाती, और हमने पहले देखा था रेटिना पे बनना बहुत जरूरी है।
तो पहले देख लेते हैं इसका फार पॉइंट कितना है इस आंख का, मतलब ये जो आई बॉल है वो कितनी दूर तक आराम से देख लेती है। तो मान लेते हैं यहां से अगर लाइट आए ओ, तो ये है फार पॉइंट। एक नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इंफिनिटी होती है, पर ये मायोपिक आई है। मायोपिक मतलब इस आंख में मायोपिया है, मायोपिक आई, तो इसके लिए फार पॉइंट क्या होगा, दूर होगा। ठीक है, तो मतलब इंफिनिटी नहीं होगा पर नियर पॉइंट से तो दूर ही होगा। ठीक है, तो वो यहां तक देख लेते हैं, मान लेते हैं 2 मीटर 3 मीटर या 5 मीटर, कुछ मीटर दूर है, मतलब यहां तक क्लियरली ये आंख देख लेती है। ठीक है, मतलब यहां से अगर हमारे पास लाइट रेज आए तो वो रेटिना पे बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अगर लाइट रेज आ रहा है तो उसकी इमेज रेटिना पर बन रही है, मतलब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको ये आंख आराम से देख पा रही है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये इसका फार पॉइंट है, मतलब बस यहीं तक वो देख पाएगी। अगर इससे दूर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बन पाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट दूर होता तो क्या होता। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं ये फार पॉइंट है ओ। अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहीं यहां होता दूर में, मान लेते हैं इन्फिनिटी, मतलब यहां से रेज आ रही है, बहुत दूर से रेज आ रही है। तो यहां पर दिक्कत क्या आती है कि जब वो आती है और जब वो टकराती है तो वो पहले ही बन जाती है, रेटिना के आगे ही बन जाता है इमेज, रेटिना के आगे इमेज बन जाता है। बनना कहाँ चाहिए था, यहां पर चाहिए था। ठीक है, तो यहीं पर बन जाता है। अब जैसे इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दिया गया तो मैं भी ज्वाइन कर देता हूँ, एनसीईआरटी में यहाँ ज्वाइन है, लेकिन इमेज यहां बन रही है। आप देख सकते हैं रेटिना पे नहीं बन रही है, आगे बन रही है। अब क्योंकि इमेज आगे बन रही है तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि क्लियर विजन के लिए यहीं पर इमेज बननी चाहिए थी। मतलब किसी तरह ये फोकल लेंथ उतना ज्यादा जो होना चाहिए था एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स, वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, लेंस में, तो वो इमेज को यहीं पर बना दे रहा है ना। तो अब इसको करेक्ट हम लोग कैसे करते हैं, कैसे हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि यहीं से लाइट आए पर इसका जो रिफ्रैक्शन होने के बाद इमेज बने वो यहां बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो करेक्ट हम लोग करते हैं वो करेक्ट करते हैं कनकेव लेंस की मदद से। ठीक है, तो ये भी हमारी मायोपिक आई है ना, सब मायोपिक आई है। तो ये दिक्कत आ रही है ना। अगर ये नॉर्मल आई होती तो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद यही इमेज बनती जैसे हमने पहले देखा था, पर क्योंकि इसमें डिफेक्ट आ गया। क्यों डिफेक्ट आ गया, क्योंकि जो फार पॉइंट तक तो ठीक है पर इसके आगे जैसे कोई चीज आती है तो वो दिखती नहीं है बिना चश्मा के, क्योंकि वो मायोपिक आई है, दूर की चीजें नहीं दिख पाती हैं। ठीक है, क्योंकि दूर से जो लाइट आती है वो लाइट पहले ही इमेज यहां बना देती है रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो यहां पर फिर से अब हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा पॉइंट था ओ, यहां तक तो क्लियर दिख रहा था, यहां पर दिक्कत आ रही थी। तो अब फिर से लाइट आ रही है, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं कि इस बार यहां पर एक लेंस लगा दे रहे हैं। चश्मा पहन लिया तो उसमें कनकेव लेंस है। ठीक है, कनकेव लेंस क्या करता है, मान लेते हैं हमारे पास आई लेंस है। अब कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है, ऐसे जा रही तो थोड़ा ऐसे जाती है, ऐसे जाने के बाद फिर जब कन्वर्ज होती है तो रेटिना पे हो जाती है। ठीक है, थोड़ा आप देख लीजिएगा लाइन वगैरह सीधी हो जाए। फिर यहां से आई, ये थोड़ा सा कन्वर्ज हुई और फिर जब मतलब यहां पर थोड़ा सा डाइवर्ज हुई, कनकेव लेंस थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा, फिर जब कन्वर्ज करेगा तो रेटिना पर ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो डाइवर्ज किया तो ऐसा लगता है कि इसका जो फार पॉइंट था वहीं से लाइट आ रही है, क्योंकि यहां तक तो ठीक ठाक दिख रहा था इस आई को, यहां का नहीं दिख रहा था। तो कनकेव लेंस उसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है रेस को, और डाइवर्ज करने के बाद कन्वर्ज होता है। यहाँ पर सीधा कन्वर्ज हो रहा था, यहाँ पर पहले डाइवर्ज हो रहा है फिर कन्वर्ज हो रहा है, तो फिर रेटिना पे फॉर्मेशन होता है। इसका सुटेबल फोकल लेंथ होता है, पावर होता है, तो वो बनाया जाता है जिसके कारण रेटिना पे इमेज बन गई। और हमारा लक्ष्य था रेटिना पर ही इमेज बने, तो रेटिना पर ही इमेज बनी। तो अब चश्मा पहनने के बाद इसको, इस आई को दूर की चीजें भी, क्योंकि लाइट यहीं से आ रही है, वो आराम से दिख रही है। ठीक है,
क्योंकि जो डाइवर्ज हुआ तो ऐसा लगता है जो रेज आ रही है वो यहीं से आ रही थी, पर एक्चुअली में यहाँ से आ रहे हैं कनकेव लेंस की मदद से, बस डाइवर्जन हो गया थोड़ा सा, फिर कन्वर्ज हुआ तो रेटिना पे बन गई। तो ये होता है करेक्शन, ठीक है, करेक्शन फॉर अ मायोपिक आई। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में रीडिंग कर सकते हैं, और भी जगह से आप देख सकते हैं, पर बेसिक में मैंने यहाँ पर बताया ताकि हम लोग क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर नहीं बनती, रेटिना के सामने बनती है, इन फ्रंट बन जाती है। द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, सबसे पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, अगर कर्वेचर ज्यादा हो जाए, ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर, और दूसरा एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, तो आई बॉल इलोंगेट हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, तो भी वहां पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो आई बॉल बड़ा हो जाएगा तो रेटिना दूर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। तो इलंगेशन ऑफ आई बॉल और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। अब क्या हो सकता है कि आपको ऐसे हिंट दे दिया जाए, बोला जाए कि किसी स्टूडेंट या पर्सन का जो आई बॉल है वो थोड़ा इलोंगेटेड है, फिर डिफेक्ट के बारे में पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है इलोंगेटेड है आई बॉल मतलब मायोपिया है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये नोट्स हैं, ये मैं अभी इसके बाद व्हाइट बोर्ड के बाद मैं इसको दूंगा, उसके बाद वहां पर उसके बाद ही हम लोग देख लेंगे, शॉर्ट नोट्स हैं एनसीईआरटी के। अब हमारा अगला आता है हाइपरमेट्रोपिया। ये भी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होती है। ठीक है, जब आप ये वीडियो देख लेंगे या फिर और जगह से आप पढ़ लेंगे, है ना, एनसीईआरटी वगैरह, तब तो आपको ठीक लगेगा। फिर समय के साथ शाम तक या कल तक या थोड़े दिन बाद ये आपस में मिलते जाएंगे कि कौन कनकेव था, कौन कन्वेक्स था, हाइपरमेट्रोपिया फार था या नियर था, फिर ये सब मिल जाएंगे एक साथ। तो आपको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार देखना है, थोड़ा हार्ड है ना, पर अगर आप इसको समझेंगे कंपेयर करके, नॉर्मल आई ऐसे, फिर ये ऐसे, ये कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, बस थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया फिर कन्वर्ज कर दिया, रेटिना पर ही बनना चाहिए। खुद से अपनी तरह से देखेंगे, खुद से अपने से सोचेंगे क्या है क्या नहीं है सेल्फ स्टडी में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है हाइपोमेट्रोपिया। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा अभी, क्योंकि ये सब बहुत डिटेल के टॉपिक्स हैं। ठीक है, आगे भी इनकी पढ़ाई होती है 12th के बाद, या आप ऑप्टिक्स में वगैरह अच्छे से इसको लीजिएगा अपने ब्रांच या कैरियर में, तो बहुत ही डिटेल स्टडी होती है ये सब। तो हमें अभी लेवल का ध्यान रखना है। ठीक है, समय भी कम है, 1 अक्टूबर आ ही गया है, तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है इसको। तो हमारे पास अब है हाइपोमेट्रोपिया। हाइपोमेट्रोपिया, इसको हम लोग बोलते हैं फार साइटेडनेस। जैसे नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस में सामने की चीजें आराम से देख लेते थे, फार नहीं देख पाते थे, इसमें उल्टा है। इसमें फार की चीजें आराम से देख लेते हैं, सामने की चीजें नहीं देख पाते हैं। तो जो फार पॉइंट होता है इसका, फार की चीज, वो तो इन्फिनिटी होता है नॉर्मल आंख की तरह, पर सामने की जो चीज होती है वो 25 सेंटीमीटर नहीं होती है, वो 25 से थोड़ी दूर होती है, मान लीजिए 50 हो गई या कुछ और हो गया, तो वहां तक की चीजें अच्छे से देख लेते हैं, पर 25 सेंटीमीटर में धुंधला दिखने लगता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, आप कंपेयर करके एक साथ डायग्राम्स को देख सकते हैं। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक इमेज बना लेता हूँ। थोड़ा सा जगह देके बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आई लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है। ठीक है, यहाँ रेटिना हो गया। और अब होता क्या है कि इसमें हाइपरमेट्रोपिक आई है, हाइपोमेट्रोपिक आई है। ठीक है, अब इसके लिए जो फार पॉइंट होता है, तो इन्फिनिटी से जो आती है इमेज वो तो आराम से बन जाती है, फार साइटेडनेस है, फार की चीजें हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर सामने की चीज, जैसे नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर पे देख सकती है, 25 सेंटीमीटर पे, पर यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर पे भी धुंधला दिखेगा, तो सामने की चीजें नहीं दिखती हैं। तो
एक तो जगह होगी, एक तो पॉइंट होगा जहां तक सामने की चीजें दिख सकती हैं, तो इसमें बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई और फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, क्योंकि कुछ ही दूरी तक क्लियर देख पाते हैं मायोपिया में, ठीक है, और कुछ ही दूरी से शुरू होती है हाइपरमेट्रोपिक आई में क्लियर देखना। तो यहाँ पर हम लोग एन डैश लिख देते हैं, एनसीईआरटी में जैसा है, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, यहाँ की चीजें नहीं दिखेंगी सही से, तो उसको थोड़ा पीछे की चीजें सही से दिखेंगी, यहां से शुरू होता है उसका नियर पॉइंट, ठीक है। नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट शुरू होता है 25 सेंटीमीटर से, मतलब 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक की चीजें उसको क्लियरली दिख पाती है नॉर्मल आई को। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई को नियर पॉइंट थोड़ा दूर होता है, तो मान लेते हैं यहाँ 50 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, मतलब यहां से फिर इंफिनिटी तक वो ठीक देख पाता है। तो जब उसका नियर पॉइंट, तो ये है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, तो यहां मैं लिख देता हूं नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, ये है नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। तो यहां से जब रेज आती है तो उसकी इमेज ठीक रेटिना पे बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और रेटिना पे अगर बन गई तो रेटिना पे बनने का मतलब है क्लियर दिख रहा है। तो ये हो गया, 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 और यहाँ पर रेटिना पे बन रहा है, मतलब यहाँ पर क्लियर, हमारे पास क्लियर विजन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग कोशिश करें कि नियर पॉइंट से क्या दिक्कत आती है, जैसे वहां पर इन्फिनिटी से देखा था क्या दिक्कत आती है, क्योंकि फार पॉइंट कम था इन्फिनिटी से, यहाँ पर नियर पॉइंट ज्यादा है 25 सेंटीमीटर से। अब ये सब में थोड़ी दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होता है, तो आपको आराम से इसको सोचना है, समझना है, फिर कॉन्सेप्ट रिलेट करिएगा, हो जाएगा ना। अचानक आप पूछिएगा या फिर जवाब दीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको खुद समझिएगा, नियर पॉइंट किसका ज्यादा होता है 25 सेंटीमीटर से, फार पॉइंट किसका कम होता है इन्फिनिटी से, तो फिर आप समझ जाइएगा। तो रीडिंग इंपॉर्टेंट है और रिविजन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दिक्कत क्या होती है कि अगर यहां से लाइट आए 25 सेंटीमीटर से और 25 सेंटीमीटर से क्लियर नहीं दिखता है, तो क्या होता है, सबसे पहले क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है। तो इमेज बन कहाँ रही है, तो ये देखिए यहां पर है, इमेज पीछे बन रही है। मायोपिया में क्या होती थी, आगे बनती थी। तो ऐसे भी पूछ सकता है किस डिफेक्ट में, या एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें इमेज रेटिना से इन फ्रंट आगे बन रही है, तो बताइए। ऐसे करके और क्वेश्चन को हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से जो हमारी रेज आती हैं उसके लिए जो हमारा इमेज बनता है वो इमेज दूर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा इमेज दूर बन जाता है, ओके। इसको ज्वाइन कर देते हैं, एनसीईआरटी में ज्वाइन है, पर यहाँ से रेज आ रही है, ठीक। तो अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे रेज तो यहीं से आए पर वो रेटिना पे भी बन जाए, मतलब रेज आ रही है मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट से रेज आए लेकिन वो रेटिना पे बन जाए किसी तरह। पिछली बार क्या था, कनकेव लेंस रखा था, थोड़ा डाइवर्ज फिर कन्वर्ज। यहाँ पर कन्वेक्स लेंस रखेंगे, 2 बार कन्वर्ज हो, ठीक है, क्योंकि बहुत दूर बन रहा है, थोड़ा और अच्छे से कन्वर्ज हो ताकि थोड़ा पहले बन जाए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं करेक्शन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक और कन्वेक्स लेंस रख देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जब हमारे पास रेज आ रही है तो एक बार तो यहीं पर कन्वर्ज हो गया और एक बार और कन्वर्ज होगा, तो 2 बार कन्वर्ज होने से फिर रेटिना पे बन जाएगा। यहां से आ रही है तो एक बार तो यहीं कन्वर्ज हो गया, फिर एक बार और कन्वर्ज, 2 बार होगा, तो स्लाइटली शो किया है ताकि हम लोग का यहाँ बन पाए, बाकी हम समझ रहे हैं 2 बार कन्वर्ज हो रहा है। तो एक बार यहाँ, यहाँ और यहाँ, अब रेटिना पे इमेज बन रही है, मतलब अब क्लियर विजन है, तो ये चश्मा हो गया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। तो अगर हम लोग इसको देखें तो यहां से अगर हम लोग पीछे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि नियर पॉइंट से आ रही है, ठीक है, क्योंकि अभी इसका नियर पॉइंट क्या है, थोड़ा दूर है, पर चश्मा पहनने के बाद यहां से भी इमेज को अच्छे से हम लोग देख सकते हैं क्योंकि डबल कन्वर्ज हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार कन्वर्ज हो, यहाँ पर 2 बार, ठीक है। तो बेसिक में मैंने बताया क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बस हमें ध्यान रखना है कि रेटिना पर इमेज बननी चाहिए क्लियर के लिए, ओके। तो यहाँ पर यहाँ से क्लियर बन रही थी लेकिन सामने जा रहे थे तो दूर बन रही थी, तो हमने एक कन्वेक्स लेंस लिया तो यहाँ से भी कन्वर्ज हो गया। अगर पीछे जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये नियर पॉइंट से ही आ रही है रेज, पर रेज आ रही है यहाँ से। तो इसके कारण क्या हुआ कि रेटिना पे
बन गया हमारा इमेज। 2 बार कन्वर्ज हो गया, ज़्यादा कन्वर्ज हुआ तो पहले ही कन्वर्ज हो गया। यहाँ पर ये अकेला था तो दूर कन्वर्ज कर रहा था, यहाँ पर दोनों एक साथ किए तो यहीं पर कन्वर्ज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा करेक्शन हो गया। ये हमारा हो गया करेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन फॉर हाइपोमेट्रोपिक आई तो कन्वेक्स लेंस, और नियर पॉइंट होता है हाइपरमेट्रोपिक आई का ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से दूर होता है नियर पॉइंट। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए। और इसका कॉजेस क्या होता है, तो फोकल लेंथ ऑफ द आई इज टू लॉन्ग, तो फोकल लेंथ ज्यादा होता है, और द आई बॉल हैज, वहां पर कर्वेचर बहुत ज्यादा था, कर्वेचर ज्यादा था, यहाँ पर फोकल लेंथ ज्यादा है। द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल क्या है, थोड़ा छोटा हो गया है। ठीक है, इसलिए दूर बन रहा है इमेज, थोड़ा छोटा हो गया, वो रेटिना सामने आ गया, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। और आई बॉल किसमें इलोंगेटेड था, बड़ा था, मायोपिया में। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास एक आता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये सब चीजें मैंने कोशिश की समझाने की, आप और भी रीडिंग कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ठीक है, तो जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, मतलब फोकल लेंथ को चेंज करना है ना, ऑब्जेक्ट दूर है या पास है उस हिसाब से, तो वो पावर घटती रहती है, तो जो नियर पॉइंट होता है वो दूर हो जाता है। जैसे एक तो हाइपरमेट्रोपिक आई में होता है, और फिर एजिंग के साथ, ये किसी को भी हो सकता है, पर जो एजिंग के साथ होता है, नियर पॉइंट दूर होते जाता है, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो उसमें भी सामने की चीजों को देखने में दिक्कत आती है, इस डिफेक्ट को प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसके कॉजेस क्या होते हैं, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल, सीलियरी मसल्स ही कर्वेचर को कंट्रोल करते हैं, फोकल लेंथ को, पावर को, तो वो वीक हो जाते हैं, तो वो उतने अच्छे से फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, तो आई लेंस भी फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण वो कम या छोटा हो जाता है कर्वेचर, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी धीरे धीरे जब हम लोग बूढ़े होते जाते हैं, समय बढ़ता जाता है, तो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी डिमिनिश मतलब घटती रहती है। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी एक पर्सन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के डिफेक्ट से मतलब होती है आंख में, मतलब सामने की चीजें भी नहीं दिख पाती हैं अच्छे से, और दूर की भी नहीं दिख पाती हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बाईफोकल लेंथ। बाईफोकल लेंथ जनरली होता है कि ऊपर का होता है कनकेव, है ना, अगर हम लोग एक बाईफोकल लेंथ देखें तो बाईफोकल लेंथ में ऊपर होता है कनकेव और नीचे हमारा होता है कन्वेक्स। तो कनकेव किसके लिए यूज होता है, मायोपिया के लिए, और कनकेव जो नीचे के हिस्से में होता है वो किसके लिए यूज होता है, हाइपोमेट्रोपिया के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, वैसे इसके क्वेश्चन अभी मैंने लिखे नहीं है, इसके क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन, इन टेक्स्ट का अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। और उसके बाद एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दिस इज ड्यू टू एकोमोडेशन, एकोमोडेशन के कारण वो एडजस्ट कर पाता है। और इसके क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, और फिर हम लोग इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 साइंस सीबीएसई एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे। एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं, ये डायग्राम है, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है, यहाँ पर आइरिस और ये प्यूपिल है। उसके बाद कॉर्निया के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यही होता है। उसके बाद ये जो आइरिस है कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ये एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं लिखी हुई है, ठीक है, तो ये मैंने अलग जगह से लिखी थी नेट से, तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग जगह ये भी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी पे जाएंगे तो एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा है एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है, और एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, प्यूपिल में लिखा है द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, तो हम लोग आंसर प्यूपिल को करेंगे, ठीक है। फिर ये क्रिस्टलाइन लेंस है, रेटिना है, उसके बाद कैसे इमेज हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि रेटिना में रियल और इन्वर्टेड होती है। सीलियरी मसल्स, तो कहीं भी हो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो बनना यहीं पर है, तो हर ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर ही, तो फोकल लेंथ चेंज होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है, और वी हमें सेम रखना है। सीलियरी मसल मॉडिफाई करता है, अगर वो रिलैक्स्ड है तो लेंस थिन होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज करता है, एसेशन रीजन 2025 में ऐसा आया हुआ है, तो हम लोग दूर की चीज़ें देख पाते हैं। उसके अपोजिट ये रहा। उसके बाद नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट, फार पॉइंट,
नियर पॉइंट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। नॉर्मल आई के लिए ये हमने देखा, एकोमोडेशन हमने देखा, एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये 2025 का क्वेश्चन है, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर ये भी 2025 का 2025। अब देखिए यहाँ पर हम लोग प्यूपिल पे जाएंगे, है ना, मार्किंग स्कीम में 2025 में प्यूपिल ही है। एसेशन रीज़न ये रहा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिफेक्ट्स में आ गए तो मायोपिया, ठीक है, तो मायोपिया में ये हमने देखा। उसके बाद करेक्शन क्या है, कनकेव लेंस, ये क्यों अराइज होता है, ये है। उसके बाद ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। उसके बाद इसके कॉजेज़, इसके करेक्शन, एन क्या है, एन डैश क्या है। नियर पॉइंट जो होता है हाइपरमेट्रोपिक आई का वो ज़्यादा होता है नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई से। फिर ये हमारे पास प्रेस बायोपिया है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं कुछ, है ना। तो इसी के साथ हमने ये वीडियो की और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक दो टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है इसमें, उसको भी देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस में आगे बढ़ेंगे।